और काशी में तो ऐसा कोई भी नहीं कि जो प्रोफेसर राम सुधार जी का नाम से जो विज्ञ न हो, तो मैं उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि अपनी बात रखें। बहुत बहुत और आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप दूसरे कार्यक्रम में भी व्यस्त हैं। हाँ, वहाँ हूँ, वहाँ कुछ जिम्मेदारियाँ भी थी, तो इसी बीच में और भाई डॉक्टर देवेंद्र जी, जिसकी पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर हम सभी लोग उनको ढेर सारी शुभकामना और बधाई देने के लिए एकत्र हुए हैं, अंबिका प्रसाद गौड़ जी और आप सभी सुधी जन मित्रों। अंबिका प्रसाद गौड़ जी की पहली पुस्तक का लोकार्पण संभवतः यही हुआ था, एक और फिर उसके बाद उनका एक बिग थिंग ऐसा सोचा था, और फिर रावण पर उन्होंने एक बड़ा उपन्यास लिखा, एक बड़ा, जो कि बड़ा रचनाकार जैसा कर सकता है। तो मैं सोच रहा था कि छोटी छोटी चीजों से लेकर के और निरंतर रचने वाला, सृजन करने वाला व्यक्ति कैसा बीच में बड़ा कार्य कर लेता है। तो एक कुशल और श्रेष्ठ अध्यापक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, एक सफल प्रिंसिपल के रूप में जो समस्याएं आती हैं, गौड़ जी केवल किताबों को पढ़ करके नहीं ये सब लिखते हैं। जिन समस्याओं को यथार्थ रूप में उन्होंने देखा, युवकों के सामने जो समस्याएं हैं, छात्र छात्राओं के सामने जो समस्याएं हैं, आज का जो संदर्भ है उसको लेकर के जिस तरह की समस्याएं हैं, उसको लेकर के हमेशा चिंतन करना, सोचना, और जो यह विधा इन्होंने अपनाई वह तो अद्भुत है। कहानियों का जैसे भी रचना जी कर रही थी, और शायद इसके पहले भी बहुत सारी बात कही गई होगी। कहानी की शुरुआत और उसका विकास तो मनुष्य के आदिम युग से हुआ, उसकी सभ्यता के विकास के साथ हुआ। और शायद पहले शुरुआती दौर में जब मनुष्य जंगली रहा होगा और गुफाओं में रहता रहा होगा, तब एक भी कोई जाता होगा और कोई शेर मिला, युद्ध हुआ, बच के आया तो अपनी कहानी सुनाता था। वहीं से कहानी का जन्म हुआ। भले हिंदी की कहानी हम पाश्चात्य कहानियों के तर्ज पर मान रहे हैं, आधुनिक हिंदी कहानी को, लेकिन जन्म तो वही है। कहानी कहने की कला हमारे लोक में व्याप्त थी। दादी नानी की बात आई, एक बच्चे को दादी नानी सब बिखरा हुआ है, लेकिन बिना कहानियों के हम जी नहीं सकते हैं। एक बच्चे का संपूर्णतः विकास उस कहानियों के माध्यम से ही होता है। पंचतंत्र और सिंहासन बत्तीसी कहानी की बात आई, और एक कहानी की और मैं लोक की, चाहे जिन देशों की आप कहानियों को पढ़ें, चाहे रूस की कहानी पढ़ें, चाहे अफगानिस्तान के लोक कथाएं पढ़ें, चीज उसमें वही है। पिछले दिनों में मुझे बुद्धकालीन जातक कथाओं को पढ़ने का अवसर मिला, 25, 30, 40 जातक कथाएं, और हमें लगा कि अरे ये तो वही कथाएं हैं जो हमारे बीच में प्रचलित कथाएं हैं। वही घड़ियाल और बंदर की कहानी है, वही तोता की कहानी है, वही पंचतंत्र में जो कहानियां उपदेश देने के लिए, पंचतंत्र की रचना किस तरह से हुई है हम सबको पता है। उन कहानियों को लेकर के बच्चों को हम किस तरह से उनके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए, उनके मन के भीतर जो अवरोध पैदा हो रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उसको लेकर के जो कुछ भी कहा जा सकता है बहुत सुंदर ढंग से गढ़ा गया है। और महीधर गौड़ और गोविंद यथार्थ पात्र भी हो सकते हैं गौड़ जी के, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, गौड़ जी तो गौड़ जी ही हैं। और महीधर का उन्होंने अर्थ भी अगर हम लें शाब्दिक अर्थ, जिसने पृथ्वी को धारण किया है वो महीधर है, जिसने मूल्यों की धरती को धारण किया है। एक बड़ी जिम्मेदारी है उस मूल्यों की धरती को, और एक जिज्ञासु व्यक्ति बैठा हुआ है, और शीर्षक तो इसका अद्भुत है। वहां भी एक बलगा पहना पकड़े हुए कृष्ण है और एक जिज्ञासु अर्जुन है, और पूरी की पूरी गीता के शरण में अंतिम निष्कर्ष यही है, न दैन्यम न परायणम। जीवन के जितने संदर्भ हो सकते हैं उन सबको, कुछ कहानियों की बात अभी रचना जी ने किया, मेरा ख्याल है कि इस पर एक बार ऑनलाइन सर ने वो कराया था, वो हुआ था कि नहीं सर? हुआ था। उस समय मैंने इसको पूरा पढ़ा था और बहुत रुचि के साथ पढ़ा था। मैंने कई विद्यार्थियों को इसको पढ़ने के लिए दिया कि इसको पढ़ो, और आज मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से कथाओं के माध्यम से नैतिक मूल्यों को सिखाने का एक बड़ा जोर, जो लोग अनुभवी हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं। एक किताब और मुझे इधर पढ़ने को मिली, उसका शीर्षक ही है विद्यार्थियों से। एक मोटी किताब है जिसमें एक शिक्षक हैं, जब वो कक्षा में जाते हैं तो विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाते हैं। तो किताब मुझे किसी ने दिया था, और बड़ी रोचक रोचक कहानियां हैं। उस तरह से ये कहानियां कैसे संयोग वसात गौड़ और गोविंद मिलते हैं, फिर एक कहानी का कैसे विकास होता है। तो मुझे लगा कि जिस तरह से कहानियां, जो अभी मैं बता रही थी स्वामी जी के खंभे पकड़ने की कहानी, कि तुम छोड़ो हम ही पकड़े हुए हैं, तो मुझे तुरंत आ गया
गोस्वामी तुलसीदास का एक, आप सभी उसको जानते हो। कैसे देखिए कैसे सरल ढंग से उसको समझाने की बात यहाँ की गई है। मैं भी 3-4 कहानियों का संदर्भ लिया हूँ, उन कहानियों को आपके सामने रखूंगा तो पता चलेगा कि कितनी चतुराई के साथ चतुराई इसमें। हम लोग के यहाँ जब गांव में हम कहानियां सुनते थे तो कहानी सुनाने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हुंकारी भरने वाला। हुंकारी भरने वाला सचेतन है, अगर हुंकारी भरने वाला सो गया तो कहानी बंद है। तो इसमें गोविंद उनको भी चेताता है और गौड़ गोविंद को भी चेताते रहते हैं कि सुन रहे हो कहानी को कि नहीं सुन रहे हो। तो जो खम्भा वाली बात आपने कहा कि स्वामी जी खम्भा पकड़े दूसरे दिन उसको बुलाए थे कि हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो मुझे तुलसीदास जी का एक संस्मरण याद आया। संदर्भ नहीं है, संदर्भ का है, मानस को उत्तरकांड का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गोसाई बधव कीर मरकट की नाई। तुलसीदास ने 2 उदाहरण कितना सुंदर दिया। कीर माने तोता, मरकट माने बंदर। व्यक्ति माया में फंस गया है, बंध गया है, किसकी तरह से? तोते और बंदर की तरह से। संकेत देख के उन्होंने छोड़ दिया। जानते हैं तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं? जंगल में एक टहनी से दूसरे टहनी के बीच में एक रस्सी बांधेंगे और उसमें एक फोफली डालेंगे। जब तोता उस पर बैठेगा तो फोफली तुरंत घूमती है, तो जब घूम जाएगी तो अपने पंजे से तोता पकड़ के लटक जाता है और वह सोचता है कि हमको किसी ने बांध लिया। किसी ने नहीं बांधा है, वो जो ही फोफली घूमी उसने अपने से पकड़ लिया। तो कहते हैं कि ये तोते की तरह से है। एक पंडित जी को बड़ी दया आई तोतों पर भाई, और बहेलिया आता है तो बहेलिया अपने झोली में फूल की तरह से तोतों को चुनता है और रखता हुआ चला जाता है। उनको ये भ्रम है कि हमको किसी ने बांधा है। एक पंडित जी को बड़ी दया आई कि भाई तोतों को सिखाना चाहिए। उन्होंने अपने आश्रम में 50 तोते पाले, तोतों को सिखाया हम बंधे नहीं हैं, हमको कोई बांध नहीं सकता है, हम स्वतंत्र हैं, हम जब चाहे तब उड़ सकते हैं। और उन्होंने उसी तरह से रस्सी बांधी, फोफली बांधी, तोतों को छोड़ा, तोते बैठे, तोते लटके, लटक कर तोते पढ़ रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, हमको किसी ने बाधा नहीं है। हम सब शायद यही कर रहे हैं, हम सब यही कर रहे हैं। गीता पढ़ के रख रहे हैं, न दैन्य न पलायन, भागना नहीं है, मन ठीक करना है, सब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लेकिन लटक करके पढ़ रहे हैं। और भी मरकट की नाई। बंदर क्या करता है? बंदर पकड़ने वाले एक छोटी सी गगरी को, बर्तन को मिट्टी में गाड़ देते हैं, उसका मुंह छोटा होता है, उसमें केवल 2 चने रख देते हैं। बेचारा बंदर हाथ सीधा करके डालता है और मुट्ठी पकड़ के उठाता है तो वो न हाथ छोड़ सकता है न चना छोड़ सकता है। ये क्या है? बधव कीर मरकट की नाई। वहाँ बधा है, यहाँ बधा है। तो इस तरह की कहानियों का एक संदर्भ हम लोगों के यहाँ है। मैं कुछ 1-2 कहानियाँ मैं कोशिश करूँगा कि जिसको रचना जी ने जिसका संदर्भ दिया है उसको मैं छोड़ करके 1-2 कहानियों की चर्चा करूँगा। और बड़ी प्रामाणिक कहानी है, सुंदर सी कहानियाँ हैं। जैसे एक में सब कुछ दिमाग की उपज है, समझते हैं, दूसरी कथा है दिमाग की उपज है। वही मन की बात जिसको आपने कहा, और एक उन्होंने आपने कहा काकी का हाथ घास काटना, जो सच्ची घटना गौड़ साहब के पास की है। तो एक उसमें उदाहरण उसको पहले शुरू ने दिया, कुत्ता और हड्डी वाला। ये तुलसीदास भी विनय पत्रिका में इसको दिए हैं। जैसे कुत्ता होता है वह हड्डी को चबाता है, हड्डी में कोई रक्त नहीं है, लेकिन जब वह उसको चबा रहा है तो उसके ही मुख के भीतर से उसके जबड़े कटते हैं, उसमें से रक्त निकलता है, उसको लगता है कि हम स्वाद ले रहे हैं। यह भी उसका एक भ्रम है। और दूसरा उदाहरण जो आपने दिया है वो तो बहुत मजेदार है। किसका? बिलाव और चूहे वाला। क्या मजेदार है। एक बिल्ली और चूहे में तो बहुत वो है। प्रसाद जी यहाँ थे, उन्होंने एक कविता लिखी है कि एक बिल्ली को जुकाम हो गया तो बिल्ली ने चूहे से कहा कि भाई, तो चूहे से कहा कि हमको बड़ा तेज से हुआ जुकाम। कविता है प्रसाद जी की। तो चूहे ने कहा कि एक दवा बताता हूँ बेजोड़ और तुम चूहे खाना तो छोड़। तो चूहे और बिल्ली की कहानी है। यहाँ क्या है कि बिल्ली दौड़ा रही है चूहे को और चूहा दौड़ता हुआ भाग रहा है, जाकर के एक शराब के टब में गिर जाता है। बिल्ली जब वहां पहुंचती है तो शराब के टब से बाहर आ जाता है। आ जाओ, देखो तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारी जैसे बिल्लियों को मैं ये कर सकता हूं। कितनी तुम युगों युगों से हमारे वंशज को तुम दुश्मन रहे हो, आज तुमको बताता हूँ।
तो ये शराब पीने वालों का एक कहानी हम लोग पढ़ते थे ना कि राजा कहीं जा रहे थे और एक शराबी मिला, उसने कहा कि बोलो इस हाथी की कीमत कितनी है। राजा उसको पकड़ाया, दूसरे दिन दरबार में आया, हाथी खरीदने वाला जो है तो कहा सरकार खरीदने वाला तो कल था, आज तो चला गया। इस तरह से जो है एक स्त्री के सशक्तिकरण की बात इस समय बहुत हो रही है। एक बहुत छोटी सी कथा रचा है मेधर ने और अद्भुत की कथा है। राम सिंह है, उसकी पत्नी सुशीला है, जैसा होता है। और यह सोचिए कितना संयोग नहीं है, कुछ ईश्वरीय विधान है कि जो आदमी बहुत दुष्ट होता है उसकी पत्नियां बड़ी सीधी साधी मिल जाती हैं। उसकी पत्नी सुशीला है, नाम से राम सिंह। आगे लोग होते हैं जो इसके उल्टे होते हैं, जब आगे लोग इसके उल्टे भले हो जाते होंगे। हाँ बस आ रहा हूँ नहीं है यहीं पर छोटे वाले कॉन्फ्रेंस का। अच्छा तो आप निकल गए क्या? ज्यादा सुनो एक ही। अच्छा देखिए एक ये भी बात है कि जैसे कथाओं का संपुंज है गौड़ के पास, एक कहानी से नहीं बात बनी तो दूसरी कहानी, दूसरी का एक ही पार्ट है, दूसरी से नहीं बनी तो तीसरी, तीसरी से नहीं तो बनी चौथी। ये जो है कम बोलो ज्यादा सुनो, इसमें कुल मिलाकर के 5 कहानियां कही गई हैं और सब एक से एक बढ़ करके कही गई कहानियां हैं। चंद्रदत्त कुंभकार जो है यमराज वो आते हैं, किस तरह से रोचक कहानियां, संदर्भ अलग अलग है, कहानियों का गठन एक नहीं है। यह देखिए कथाओं की कितनी नवीनता है। एक कहानियों की बात हुई तो मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए द अरेबियन नाइट्स, एक इंग्लिश की किताब है जिसका अनुवाद प्रचारक से हुआ था सहस्त्र रजनी चरित्र कि एक बादशाह था उस समय और एक वो लड़की को बुलाता था, रात में अपने पास रखता था, सुबह सूर्योदय के समय उसकी हत्या कर देता था। तो एक दिन जो है मंत्री के लड़की की बारी आ गई, उसने कहा कोई बात नहीं हम जाएंगे। जाकर के उसने कहानी सुनाना शुरू किया और कहानी सुनाते 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 सूर्योदय के समय पर इस बिंदु पर कहानी को छोड़ी कि राजा की उत्सुकता बनी हुई है, जैसे टीवी सीरियल वाले पहले ना इस बिंदु पर सोचते थे कि अब क्या होगा, आज पहले दिन को याद होगा, उस जगह पर जाके कहानी छोड़ते थे कि उत्सुकता बनी रहती थी दूसरे दिन उसको देखें। तो राजा उस जगह पर जाके कहानी बादशाह को सुनने कहता था कि नहीं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा, कहानी कल पूरा करो। दूसरे दिन फिर उस जगह पर, तीसरे दिन फिर उस जगह पर, और इस तरह से 1000 रात उसने उस कहानियों को सुनाया और वो सुनता है। एक से एक रोचक कहानियां हैं, पढ़ने लायक कहानियां हैं। उस तरह की कहानियां बुद्ध की कहानी है और इसके बाद जो है तमाम तरह की अमेरिका बूढ़ा और भारतीय युवक की किस तरह से कहा, बड़ी रोचक कहानियां हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कला का शिल्प गौड़ जी ने एक नहीं अपनाया है, जितनी तरह की कहानी को कैसे रोचक बनाया जा सकता है। और जैसा कहा गया कि रामायण को लेकर के, महाभारत को लेकर के, राम कृष्ण ईसा संदर्भ की भी बात शुरू में करते हैं कि अगर सब कुछ व्यक्ति का ही दोष होता है तो इन लोगों का कौन सा दोष था। ये संदर्भ चिंतन की भी दिशा इसमें आती है। ये कहानियां बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की हैं। मैं तो इस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर बहुत अधिक निरंतर सृजित रहना। मेरे तो भवानी प्रसाद मेरे बहुत प्रिय कवि हैं और उनकी एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, कुछ लिख के सो माने सोना, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। ये भी कोई जिंदगी है, जहाँ उठे थे वहीं सो गए, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। कुछ लिख के कुछ पढ़ के सो रहे हैं, इसलिए वो जिस जगह जगते हैं उस जगह से बढ़ के सोते हैं। वो निरंतर बढ़ते रहें, निरंतर कुछ न कुछ करते रहें। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आपकी जैत जैत लंकेश जिसकी पुस्तक है रावण पर, जो है रावण को एक नायक बना देना, उसकी उतनी स्वीकृति नहीं हो पाई। मैं तो आपसे कई बार कहता हूँ कि बहुत सोच विचार करके, काफ़ी समय दे करके, और उस पुस्तक पर 2-3 जो लोग मेहनत से उस किताब पर बोल सकें, उस पुस्तक पर एक बड़ी समीक्षा गोष्ठी होनी चाहिए। अद्भुत किताब है वो। आप सोचिए धारा से विपरीत जाकर के
बनारस में बैठ करके रावण को नायक बना के प्रस्तुत करना, तो इस तरह से दुर्धर्ष काम गौड़ जी हमेशा इस तरह से करते रहें। शुभकामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।